अपनी बात बेबाकी तरीके से रखते हैं। हमारे चैनल पर एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद। अभी हाल ही में एक धार्मिक कार्यक्रम था, उसमें कुंडा के रघुराज प्रताप सिंह जो हैं, राजा भैया के नाम से जाने जाते हैं, संविधान पे उन्होंने एक टिप्पणी करी है। उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली करी, कैसे करी ये उनका मसला है, लेकिन संविधान पर ही आखिर उन्होंने ये उदाहरण देते हुए बात क्यों कहा कि अगर सनातन पर कोई चोट पहुंचती है तो संविधान भी नहीं रहेगा। क्या कहते हैं आप? देखिए, सवाल यह है कि संविधान की मुखालफत वही लोग करते हैं जिनको बराबरी से, जिनको सभी को शिक्षा से, सभी को ज्ञान से, सभी को सम्मान से दिक्कत है। यानी जो शोषित वंचित आवाम के लोग हैं, जो दलित पिछड़े आवाम के लोग हैं, संविधान लागू होने के पहले उनके साथ भेदभाव, छुआछूत किया जाता था, उनको बेगारी करनी पड़ती थी, उनकी गुलामी करनी पड़ती थी। उनको समानता का अधिकार मिल गया और वो संवैधानिक अधिकारों के प्रति अपने सजग हुए। आज अपने हक और अधिकार को लेकर के वो लड़ते हैं, अपना हिस्सा मांगते हैं। तो जो संविधान विरोधी लोग हैं, जिनके जहन में, जिनके जीन में और जिनके विचार में समानता विरोधी हैं, उनको शोषण करना है जातिगत आधार पर, उनको संविधान से दिक्कत होगी ही। क्योंकि संविधान लागू होने के बाद जो राजे रजवाड़े थे, वो आज जो है उनको अगर सांसदीय विधायक के लिए लड़ना है तो जनता के पास जाना, उससे हाथ पैर जोड़ना है, उससे वोट मांगना है। पहले तो राजशाही चलती थी, वो जिसको चाहते थे उसको मरवा देते थे, जिसको चाहते थे तालाब में जो है फेंकवा देते थे, घड़ियाल खा जाते थे, मगरमच्छ खा जाते थे। तो कहने का आशय है, जो गैर बराबरी समाज में चाहते हैं, जो भेदभाव चाहते हैं, जो पक्षपात चाहते हैं, जो जाति धर्म के आधार पर शोषण चाहते हैं, वह लोग जो है हमेशा संविधान के विरोधी रहे, संविधान के विरोध की बात करेंगे। वो जैसे संविधान में चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख धर्म हो या ईसाई धर्म हो, सभी धर्मों को जो है स्थान मिला हुआ है। संविधान लागू होने के बाद किसी धर्म को मानने वाले और किसी धर्म के लागू होने से कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 26-27 ये कहता है कोई भी भारत का नागरिक किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी धर्म को स्वतंत्र रूप से मान सकता है। तो उसमें क्या दिक्कत है? तो संविधान तो संरक्षण दे रहा है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जब अभी अयोध्या में मंदिर बनना हुआ, राम मंदिर बनना हुआ, तो वह किसकी बदौलत बना? संविधान की बदौलत बना। न्यायालय से निर्णय हुआ, उसके पहले तो नहीं बन गया। यहाँ तो इतनी ताकत होती, मंदिर बना लेते, संविधान की जरूरत ना पड़ती। तो संविधान की जरूरत हर जगह है। संविधान से जो हित है उसमें सबका है। लेकिन ये जो सामंती मनवादी टाइप के लोग हैं, सामंती जुल्मी ताकतें हैं, वह नहीं चाहती हैं कि समाज में भाईचारा हो, समानता हो, समरसता हो। वे चाहते हैं गैर बराबरी रहे, जाति के आधार पर दोहन करे, शोषण करे, लोगों का हम श्रम चूसे, उनका जो है दोहन करें, इसलिए वो संविधान की मुखालफत करते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल निकल कर ये आ रहा है कि आखिर चाहे कोई महंत हो गया या किसी राजनीतिक, खासकर आरएसएस और बीजेपी के जो तमाम दिग्गज नेता हैं और तमाम ऐसे एक्टिविस्ट लोग हैं, वो अपने आप को चमकाने के लिए कह सकते हैं या हर बात पर संविधान के खिलाफ ही आखिर इनकी जुबानी क्यों निकल कर आती है कि संविधान के खिलाफ? आखिर संविधान से क्या दिक्कत है कि इन लोग संविधान से इसलिए दिक्कत है, मैंने बताया कि संविधान में पहले ये देवदासी रखते थे मंदिरों में, उनका शोषण करते थे, उनका शारीरिक शोषण करते थे। ये जिसको चाहते थे उसको शराब दे दिया करते थे और आपसे जो है जबरन जो है संकल्प करा करके आपकी जमीनों को कब्जा कर लेने का काम करते थे। तो वो सब नहीं हो पा रहा है। लोग अपना हित और संरक्षण जान रहे हैं, लोग जागरूक हो गए हैं, लोग अपना संवैधानिक अधिकार समझते हैं, इनका अस्तित्व खतरे में हो गया है। लोग जो है अब विद्यालय और न्यायालय जाते हैं, इनके मंदिरों की तरफ कम रुख कर रहे हैं, ढोंग पाखंड से विमुख हो रहे हैं। इसलिए इनको पीड़ा है, इनको दर्द है। पहले जो हजारों टन जो है, सैकड़ों टन जो है सोना चढ़ा करता था मंदिर पर, आज कम हो गया, लोग जागरूक हो गए हैं। अब तो लोग देते भी हैं तो कोरम करते हैं, तो बहुत धर्मांध वही करते हैं। तो इनको पीड़ा है, इस बात की पीड़ा है कि लोग संविधान को जिस तरीके से मान रहे हैं, गांव खेत खलिहान तक, बाबा भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग, पेरियार को मानने वाले लोग, लल्लई सिंह यादव को मानने वाले लोग, फातिमा शेख और जो है सावित्रीबाई फुले, जोधा फुले को मानने वाले लोग पैदा हो रहे हैं, उनके विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इनका धंधा खत्म हो जाएगा धीरे धीरे।
जो सैकड़ों साल से इन्होंने जो अपनी जारशाही बना के रखी है, धर्म के आधार पर धार्मिक तंत्र से जो अपना शोषण कर रहे हैं, ये तो एक सांस्कृतिक साम्राज्यवाद है ना। जो साम्राज्यवाद इन्होंने खड़ा कर रखा है, इनका आधिपत्य है कि जाति का, वो आधिपत्य इनको खत्म होता दिख रहा है और वो संविधान की बदौलत खत्म हो रहा है। इसलिए संविधान से पीड़ा इनकी पीड़ा स्वाभाविक है। जी, मैं अगला सवाल लूंगा कि अभी जनगणना चालू हो गई है जी, और ओबीसी की जो जाति आधारित जनगणना है वो अभी भी वो मुद्दा सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर बरकरार है। और जो केंद्र की कांग्रेस की सरकार रही और अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार है, सरकारें किसी की भी रही हों, ओबीसी की जो जाति आधारित जनगणना है, जात के नाम पर मंत्री बनाना, जात के नाम पर राजनीति करना, जात के नाम पर टिकट का बंटवारा करना, ये सब कुछ जायज़ है। लेकिन जो जाति आधारित जनगणना है, ये मुद्दा अभी भी पीछे रहा है। और जो सरकारें रही हैं वो आखिर क्या कारण है कि ये ओबीसी की जात आधारित जनगणना से कन्नी काटने का काम करती है? देखिए, भारत का ओबीसी जो है भारत का सबसे बड़ा बहुसंख्यक तबका है और यह इस समय भारत में 65% से अधिक हो गया है। इसलिए ये लोग जानते हैं कि अगर ओबीसी की जाति की संख्या आ जाएगी और लिटमस टेस्ट हो जाएगा कि किस जात की कितनी संख्या है, तो ये जात के आधार पर जो नेता बने बैठे हैं, जो कोई 3% बताता है 30% है, जो 18% है उसको बताते हैं आप 10% हो, तो वो खाका सामने आ जाएगा। और उसके हिसाब से जैसे बिहार में संपत्ति सामने आ गई, नौकरियों में किसी कितनी भागीदारी है, किसके पास कितनी संपत्ति है, वो डाटा सामने आ जाएगा। सरकार इसलिए डरी हुई है और ये ओबीसी समाज के जो नेता है ये भाजपा और संघ के हाथों बिक गए हैं जो भाजपा में है। इसलिए मैं कह रहा हूं, चूंकि उनका वर्गहित के प्रति कोई लेना देना नहीं है, ना तो अपने जाति के वो ईमानदार हैं, ना तो अपने ओबीसी समाज के ईमानदार हैं। उनका वर्गीय हित वो नहीं देख रहे हैं, केवल अपना और अपने परिवार का हित साध रहे हैं। वो बीजेपी से पैसा लेकर के, पद प्रतिष्ठा लेकर के वो बिके हुए हैं। कॉलम 12 इसीलिए बनाया गया था भाई, अगर आप जाति नहीं बना रहे हैं, जाति का कॉलम नहीं दे रहे हैं, तो आपके जाति जनगणना क्या मतलब है? आप बताइए। इसका मतलब आपने जनता के दबाव में या जो मूवमेंट चल रहे थे उसके दबाव में जाति जनगणना की मंजूरी तो दे दी, लेकिन जब जाति जनगणना कराने की बारी आई तो आप जाति नहीं पूछ रहे हैं। इसका मतलब आपकी मंशा बिल्कुल जो है साफ है कि भारत जो बहुसंख्यक तबका है उसको आप जातियों में से बांटे रहना चाहते हैं और उसको एकजुट होकर के जो बड़ी आवाम है, 65% से अधिक आवाम है, जो बड़ी आबादी है, उसको आप दिखाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि लिटमस टेस्ट हो जाएगा, ओबीसी अपना हिस्सा मांगेगा। आपको विदित हो कि आज 36 साल हो चुके हैं मंडल कमीशन के लागू होने के बाद। मैं ये कहूंगा पूरी तरीके से नहीं लागू हुआ। मंडल कमीशन की केवल 2 सिफारिशें लागू हुई। सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण और सन 2006 में कांग्रेसी गवर्नमेंट में उच्च शिक्षा में आरक्षण लागू हुआ। यानी मंडल कमीशन की 40 सिफारिशों में से केवल 2 सिफारिशें लागू हैं, 38 सिफारिशें शेष हैं। उसके बाद भी जाति जनगणना नहीं करवाई जा रही है। और ओबीसी समाज में राजभर जैसे नेता, ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता, अनुप्रिया पटेल जैसे नेता, संजय निषाद जैसे नेता, धर्मेंद्र प्रधान जैसे नेता, ऐसे सरीखों नेता हैं जो जा करके बिके हुए आरएसएस और बीजेपी के हाथों और गुलामी करने का काम कर रहे हैं और भारत की सबसे बड़ी बहुसंख्यक आवाम ओबीसी के पीठ में छुरा भोगने का काम कर रहे हैं। अगर ये अपने समाज और जाति के हितैषी है तो इनको ओबीसी जनगणना में ओबीसी का कॉलम और जाति का कॉलम लागू करवाना चाहिए था, लेकिन नहीं करवा रहे हैं, जिससे साबित होता है ये बिके हुए हैं। इसलिए आए दिन ये किसी न किसी ओबीसी समाज के ही नेता के ऊपर ओछी बयानबाजी करके लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, मीडिया की सुर्खियों में रहना चाहते हैं। और जो जन सरोकार से जुड़े मुद्दे हैं, जो सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दे हैं, उस पर ये सवाल नहीं करते हैं और ना उसको जो है उठाते हैं। जी, अभी हमारे साथ थे HSRI के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप यादव, जनवादी के नाम से जाने जाते हैं। ओबीसी की जात आधारित जनगणना केंद्र की जो मोदी सरकार है वो फिर से नहीं कराना चाहती है। आखिर इनको डर है कि अगर ओबीसी जागृत हो गया, ओबीसी शासन सत्ता में उनकी भागीदारी जो जिन आंकड़ों के हिसाब से सुनिश्चित होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, ओबीसी जाग गया और जान गया, तो इनकी सरकारें जो हैं एक झटके में धड़ाम से ही जाएगी। तमाम मुद्दों के साथ बने रहिए बहुजन प्लेनेट पर। मैं के शर्मा नंदवंशी, बहुत बहुत शुक्रिया।